हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सब। और एक बार फिर अपन आ गए यार अपने मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशंस लेके ओली बोर्ड के लाइव टेस्ट के। तो बिना किसी बकवास के यार सीधा स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन यार था, रीजनिंग का था, ठीक है। रीजनिंग के मुझे ज्यादातर क्वेश्चन इस बार नहीं आए थे रीजनिंग के। तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बाकी तो मुझे भी नहीं आया, तो मैं क्या ही बताऊंगा। पर इसमें पूछा था कि हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है? क्वाड। क्वाड मतलब कि चार साइड होनी चाहिए, मतलब एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन विच हैज फोर साइड्स, ठीक है। विच हैज फोर साइड्स, ठीक है। तो कोई सा भी पॉलीगन, तो इसमें स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, और कैसा भी, ठीक है। तो ये देखो, आप ये वाला स्क्वायर पहला, दूसरा, फिर ये पूरा आप देखो, ये पूरा, ये तो ये तीसरा, फिर आप ये देखो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये चौथा, ठीक है। फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, मतलब छठा ये हो सकता है ना, ये वाला, ठीक है। सातवां, आठवां, नवा, दसवां, ठीक है, 11 और 12, 13 और 14, 15, आई थिंक काफी सारे इसमें क्वाड्रिलेटरल बन रहे थे, ठीक है। तो 15 से भी ज्यादा क्वाड्रिलेटरल इसमें बन रहे थे। कई लोगों ने सोचा होगा कि क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एनी पॉलीगन विच हैज फोर साइड्स, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ग्रेटर देन 15 क्वाड्रिलेटरल्स उसमें आ रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शंस इसके रॉन्ग थे, ऑप्शंस इसके रॉन्ग थे, ठीक है। क्वेश्चन गलत था एक तरह से, क्वेश्चन वाज रॉन्ग, मतलब ऑप्शंस रॉन्ग हो गए तो एक तरह से क्वेश्चन भी रॉन्ग ही हो गए, ठीक है। कुछ और सोच के शायद इस क्वेश्चन को बनाया गया होगा, लेकिन 15 से भी ज्यादा क्वाड्रिलेटरल्स इसमें बन जाएंगे इजीली, ग्रेटर देन 15 इसमें आएगा, ठीक है। तो आंसर उन्होंने वैसे 15 भी नहीं दिया, मैंने 15 किया था, इसका मतलब आंसर गलत है। आंसर उन्होंने शायद 12 या 13 दिया होगा, ठीक है। तो ये एक रॉन्ग क्वेश्चन था इसमें, मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इस क्वेश्चन को स्किप, स्किप तो क्या मतलब, इग्नोर कर सकते हो, ठीक। इस वाले क्वेश्चन की अप्रोच में बता चुका हूँ, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 51 था, ठीक है। इसको वापस से हम रेड कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है। तो इसमें बोला है, सबसे पहले तो कितना बोला है, ट्रैक कितने का है, 1500 मीटर का ट्रैक। फाइंड द टाइम टेकन बाय नमन टू कंप्लीट द रेस ऑफ 1.5 किलोमीटर। ओके, 1500 मीटर, नमन अगर 1500 मीटर कवर कर लेता है पूरा, ठीक है, कंप्लीट कर लेता है, मैंने मान लिया रेस। तो वो नमन पवन को 150 मीटर से बीट करेगा, यानी कि नमन, नमन तो यहाँ होगा, उस समय पवन यहाँ होगा। इसके पीछे डिस्टेंस कितनी होगी, 150 मीटर। यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा कितना होगा, 1350। यानी कि पवन जो है 1350 मीटर कवर कर लेगा। अब हमें बोला है कि पवन वैसे तो 1.5 किलोमीटर 15 मिनट में कवर करता है। अच्छा, अगर 1500 मीटर वो 15 मिनट में कवर करता है, तो 1350 मीटर कितने में करेगा, यूनिटरी मेथड, ये सीधा सीधा यूनिटरी मेथड है। तो 15 से डिवाइड कर लेते हैं 10, यानी कि 13.5 मिनट में, 13.5 मिनट में पवन यहाँ होगा। और उस समय नमन कहाँ है, उस समय नमन यहाँ है। हमसे पूछा गया है नमन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो यही तो पूछा है कि नमन, जब पवन यहाँ होगा तो नमन यहाँ होगा, और नमन यहीं पे तो कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, 13.5 मिनट। हमें बेसिकली यही निकालना था कि पवन यहाँ पे कब पहुंच रहा है, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस और टाइम दे ही रखा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसको सोचने का तरीका यही है, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चंस को सोचने का तरीका यही है। तो यही आपको बताना था, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला इसलिए है कि कई लोगों को रेशनलाइज करना नहीं आता, ठीक है। तो वापस से हम रेड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 8 - 3 + 2√2, ठीक है, ये अपॉन 2 लिखा है ये। माइनस, इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 6 - 4√2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 + 4√2 इंटू 6 - 4√2 क्या होगा, 36, -4 × 4 16 × 2 30, ठीक है। यानी कि नीचे यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। 8 - 3/2 और माइनस का √2, माइनस का 3/2 प्लस का √2, यही हुआ। हाँ यही हुआ, ठीक है। तो √2 से √2 तो गया, 8 - 3 हो गया, यानी कि इसका आंसर आ गया 5। तो रेशनलाइज क्या करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर किसी को नहीं आता, वैसे अब तो आना चाहिए। तो बस ऊपर नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ये वन ही तो है, एक तरह से वन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन रेशनलाइजेशन में फिर नीचे अगर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को बेसिकली हमें इंटीजर बनाना होता है, ठीक है। ये रेशनलाइजेशन का मकसद होता है, ठीक है। बेसिक मकसद ये होता है कि कैसे भी डिनोमिनेटर को इंटीजर में लिया, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में फिर सॉल्व करना इजी हो जाता है, जैसे अभी हो गया, ठीक। तो सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर
आई थिंक 54, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वांट। तो ये वाला क्वेश्चन कई लोग इसमें अटकेंगे कि ये होगा कैसे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। हमेशा देखो, अरे यार एक बार रेड पेन ले लो। हमेशा जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल दे रखे हों और इक्वेशन सिर्फ एक हो, तो समझ जाना कि किसी को जीरो पुट करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन एक है, इक्वेशन सिर्फ एक है, वेरिएबल तीन है। इसका मतलब क्या है कि दो वेरिएबल को जीरो पुट करना है, ठीक है। तो मैंने m को जीरो पुट कर दिया। मैं बस ये देखूंगा कि डिनोमिनेटर में किसी को जीरो पुट करने से इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। तो m को जीरो पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। n को जीरो पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी m और n जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो m और n को जीरो पुट कर दिया, m और n को जीरो पुट कर दिया, तो o की वैल्यू क्या आई? 8 × 18 - 8o, मतलब 9o क्या आया? 8 × 18। तो 9 o की वैल्यू क्या हुई? 16। ओ की वैल्यू 16। एम को जीरो पुट कर रखा है हमने, 5/30। एन को भी जीरो पुट कर रखा है, तो 4/24 प्लस 3/18 -16 विच इज इक्वल टू 2। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू 6। 2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 11/6, ठीक है। कुल मिला के समझना ये कि जब भी इक्वेशन एक गिवन हो, वेरिएबल एक से ज्यादा हो, तो जितने भी वेरिएबल ज्यादा है उनको जीरो पुट करना है, बस सिंपल सी बात है। और जीरो पुट करना है या कुछ और पुट करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो नीचे देखना है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी पुट करना है, जीरो भी पुट कर सकते हो, वन भी पुट कर सकते हो, टू भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। देखने वाली चीज बस ये कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जो भी आप पुट कर रहे हो ना, उसमें जो पूछा है और जो दिया गया उसमें डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो, बस इतनी सी चीज है और कुछ भी नहीं। बाकी आराम से वैल्यू पुट करो, जीवन सफल हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कई लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो व्हाई, बट होती है। सिंपल सी बात ये है, मैं इसमें भी वही चीज देखूंगा कि डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा। 45 डिग्री पुट करने पे कहीं डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1 - 1/2 अपॉन 1 × 1/2 प्लस 1/1 प्लस √2, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 प्लस 1 - √2 अपॉन 1 - 2। अगेन मैंने रेशनलाइज किया है, अगर आपको नहीं समझ आया तो खुद से करना रेशनलाइजेशन कैसे होता है। तो ये √2 हो गया। मैंने 45 डिग्री इसलिए पुट किया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन 45 डिग्री पे सेम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल tan ए तो 1 होगा, sin ए 1/√2 हो रहा है, cos ए 1/√2 हो रहा है, sec ए जो है वो √2 हो रहा है। तो दो ऑप्शन वैसे तो सेम हो रहे हैं, ठीक है। बट क्योंकि मुझे अब आंसर यहाँ पे दिख गया है तो ठीक है। वरना वैसे सबसे सेफ तरीका है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम हो रहे हैं, तो ये सेफ नहीं है 45 डिग्री पुट करना। यहाँ पे जरूर आंसर sec ए आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक मतलब एक वो लक वाला मामला है कि ये बैठ गया, ठीक है। जब भी ऑप्शन सेम हो, मान लो आप कोई भी वैल्यू पुट करो, एक चीज आपको सिखानी थी, वैल्यू पुट करी आपने, जैसे 45 डिग्री पुट की, उसमें दो ऑप्शन सेम है, दो ऑप्शन जैसे साइन ए और कॉस ए। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप सॉल्व करो तो आपका आंसर भी 1/√2 ही आ जाए, ठीक है, जब आपने वैल्यू पुट की। तो आप फिर साइन ए को मार्क करोगे या कॉस ए को मार्क करोगे? किसको मार्क करोगे? नहीं पता। तो इसलिए जब भी वैल्यू पुटिंग करो तो ऐसी करो कि जिसमें चारों ऑप्शन भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें 30 या 60 डिग्री पुट कर सकते थे, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन डिफरेंट हो रहे थे, ठीक है। और वैल्यू पुटिंग कब लगती है? जब यहाँ पे किसी की इक्वेट में नहीं दे रखा है। मान लो ये किसी की इक्वेट में दे रखा होता तो एक वेरिएबल होता और एक इक्वेशन होती, ठीक है। तो उस केस में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल टू किसी के नहीं दे रखा है, वेरिएबल सिर्फ एक है विच इज ए, ठीक है। तो आराम से वैल्यू को पुट किया जा सकता है, क्योंकि इक्वेशन तो जीरो है, इक्वेशन जीरो है, वेरिएबल इक्वेशन से ज्यादा है, तो वैल्यू पुटिंग लग जाएगी। लेकिन वैल्यू 45 डिग्री पुट करना इज नॉट रिकमेंडेबल। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट आपका टाइम खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/√2 आता तो आपका टाइम खराब होता है, क्योंकि आपको नहीं पता साइन ए मार्क करना है, कॉस ए मार्क करना है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, तो 30 या 60 डिग्री वैल्यू पुट करके, ये ऑलवेज एडवाइजेबल है, एडवाइस, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा जल्दी अगर आप देखना जानते हो, जैसे मैं जल्दी देख सकता हूँ, प्रैक्टिस से आता है सब, ठीक है, तो मैं फिर वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। 45 से भी कर दिया मैंने, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल। एडवाइजेबल 30 और 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यार कई लोगों को आई डोंट नो नहीं आएगा। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी शायद मिस्टेक भी है, वो आपको बताऊंगा। x w = w z दे रखा है, तो एंगल w x z कितना होगा? 42 डिग्री। एंगल y
जेड एक्स कितना है, वाई जेड एक्स विच इज दिस एंगल। ये वाली आर्क एक्स वाई वाली आर्क यहाँ पे 58 बना रही है, तो एक्स वाली आर्क यहाँ पे 58 बनाएगी, तो ये हो गया 58। तो अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें गिवन है कि डब्ल्यू जेड डब्ल्यू वाई, क्या बोल रहा हूँ, डब्ल्यू जेड वाई एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि एंगल डब्ल्यू एक्स वाई भी 90 डिग्री होगा। और हमें पता है कि डब्ल्यू एक्स जेड कितना है, 42 डिग्री। तो दूसरा वाला कितना होगा, 48। 48 या 38 पता नहीं। ये 42 प्लस 58, अच्छा 100 डिग्री होता है, ये 100 डिग्री है तो वो कितना होगा, एक 80 होगा। 80 ये 42 है तो वो 38 होगा, ठीक है। अरे भाई 42 प्लस 58 मैंने गलत कैलकुलेट किया था, 90 नहीं होगा, 100 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री हुआ तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 100 प्लस एक्स कितना होगा, 180। एक्स कितना आएगा, 80, वही एक्स ये लिखा है, ठीक है। तो और हमें पता है कि डब्ल्यू एक्स जेड वाला एंगल 42 है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा भाई, 80 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38 डिग्री। पर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। उसका रीजन ये है कि एक दूसरे तरीके से अगर मैं करूं तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो फॉर एग्जांपल एक्स वाई वाली आर्क यहाँ पे 58 डिग्री बना रही है, तो मिडिल में क्या बनाएगी, यहाँ पे 116 बनाएगी, ठीक है, यहाँ पे 116 बनाएगी। और और क्या था, ये वाली, हाँ ये वाली आर्क अगर 42 बना रही है, एक्स डब्ल्यू वाली आर्क अगर यहाँ पे 42 बना रही है, तो एंगल जो टी वाई एक्स वो भी 42 होगा। तो अगर ये वाला एंगल 116 है, ये 42 है, तो कितना हुआ, 158। तो इसके हिसाब से तो आंसर जो होना चाहिए जेड एक्स वाई का जो पूछा है, या टी एक्स वाई जो भी पूछा है, ठीक है, वो सेम ही है। जेड एक्स वाई और टी एक्स वाई दोनों सेम एंगल है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर 22 डिग्री होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये फिगर में गलत है, कुछ तो गलत है, मतलब इस क्वेश्चन में, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर क्या गलत है, लेकिन ठीक है। अभी आंसर 38 डिग्री एक तरीके से मैच कर रहा है तो इट्स ओके, बट 38 और 22 दोनों गिवन होते तो क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं फ्रेम किया है, ठीक है, सही नहीं फ्रेम किया है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, पर ठीक है। जो भी है, जिसने 38 समझ के किया होगा उसका सही हो जाएगा, बाकी वट एवर इट इज वी कांट डू एनीथिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि अगेन आई वुड से टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना होगा, 9/11 पार्ट कर लेता है तो पूरा पार्ट 18 दिन में, तो पूरा पार्ट कितना दिन में, 22 ए। एफिशिएंसी मैंने ए मानी अरुण की, और टोटल टाइम लगा इसको 22 डेज, तो 22 × A अवर टोटल वर्क, ठीक है। इसने 5/8 ऑफ द टोटल वर्क किया, 5/8 ऑफ 22 A ने किया और छोड़ दिया। भोला ने रिमेनिंग वर्क, अब देखो टोटल वर्क था 22 A, अरुण ने कितना किया, 5/8 इंटू 22 A, यानी कि 3/8 ऑफ 22 A, ये किया है हमारे भोला ने, ठीक है। भाई रिमेनिंग वर्क तो ऐसे ही निकलेगा ना, टोटल वर्क में से जो वर्क अरुण ने कर दिया उसको माइनस कर देंगे, तो 3/8 इंटू 28 ये किया हमारे भोलू ने। भोलू ने कितने दिन में किया, 33 दिन में, तो भोला की एफिशिएंसी जो हमारी बी है वो ये आएगी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आई, 66A/8 इंटू 33 विच इज इक्वल टू A/4। अब हमें पूछा वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट 5/11 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन। टोटल वर्क का 5/11 पार्ट कितना है, 5/11 ऑफ 22A कितना हुआ, ये 10A। 10A वर्क करने में इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो लिख देते हैं 10A अपॉन एफिशिएंसी क्या होगी, ए प्लस भोला की एफिशिएंसी A/4, कितना आएगा, 10A अपॉन 5A/4 है, हाँ कितना हुआ, ये 8 डेज, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा 8 डेज। कुछ नहीं करना, खेलना बस इसी पे, इसी इक्वेशन से खेलना है, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करता गया, आंसर आता गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमेशा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो वापस से वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो, 25 इंटरेस्ट कितनी है, 25%, यानी कि 1/4, यानी कि 4 से 5, इस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करो, ठीक है। 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, ये आप लोगों को पता भी होगा कैसे लिखा मैंने, ठीक है। इंटरेस्ट जब 1/4 गिवन है तो अमाउंट कितना होगा, 4 से 5 बन जाएगा, 4 से 5 बन जाएगा, 4 से 5 बन जाएगा, तो यही तो लिखा है। 364 से 125 हो गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तो हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों का माइनस, यानी कि 61। 61 की वैल्यू हमें 4880 गिवन है, 61 इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड यानी प्रिंसिपल पूछा है, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्रू 8 से 5120, क्वेश्चन समाप्त, ठीक। तो आप लोगों को पता भी होगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो ये क्वेश्चन इस मेथड से थोड़ा बेटर तरीके से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा ज्योमेट्री पे है। ज्योमेट्री पे है, आपको पता है कि ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 है, और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। जब भी 90 डिग्री ऐसे इस टाइप से दिख जाए तो ट्राइंगल एफ ई डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि एंगल ए एंगल एफ सेम है, और बाकी साइड्स भी एक तरह से मतलब एक रिलेशन बना रही है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो फिर सिमिलैरिटी ऐसे लग जाती है, ठीक है। अब बोला है कि डायग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा जी, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, तो अब हुआ क्या, एंगल हाफ ऑफ ए एफ प्लस एफ डी इंटू ए बी की वैल्यू 13.5 होगी ऑब्वियसली। ए बी की वैल्यू हमें पता है 4.5, तो 4.5 डाल दी, 4.5 ये 3 हो गया, ए एफ प्लस एफ डी विच इज इक्वल टू ए डी, इसकी वैल्यू क्या हुई 6। अब ये वाले ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो एफ डी अपॉन ए डी कितना होगा, एफ ई अपॉन ए बी, यही होगा। एफ डी हमें पता नहीं है, एफ डी और ए डी हमारा 6 है, एफ ई है हमारा 1.5 और ये है 4.5, तो ये हो गया 3, यानी कि एफ डी की वैल्यू कितनी हुई 2। एफ डी हमारा हो गया 2। ईडी आ जाएगा, ईडी क्या आएगा, ईडी पाइथागोरस से आ ही जाएगा, 4 प्लस 2.25 विच इज इक्वल टू 6.25, मतलब इसका अंडर रूट 6.25 का अंडर रूट यानी कि 2.5। ईडी हमारा क्या है 2.5, तो पेरीमीटर पूछा है ई एफ डी का, तो 1.5 प्लस 2.5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6। अभी क्या करना, 6, ठीक। इसका आंसर 6 हो जाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सिमिलैरिटी भी लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा, ठीक है, सब कुछ लगेगा, सब कुछ इन द सेंस जो मैंने बताया वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 71। एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 24, x1 से लेकर xn बाय 18 कितना है 24, तो इन सबका सम कितना होगा 24 इंटू 18। 24 इंटू 18 हम कर लेते हैं, 2 8 2 2 2 2 2 2 192 और 24 3 432, यानी कि 432 इन सब बच्चों का सम है। एक स्टूडेंट लीव कर गया क्लास, यानी कि x1 से xn माइनस 1 हो गया, अपॉन 17 इक्वल टू क्लास का वेट हो गया 22, क्योंकि 2 kg से रिड्यूस हो गया, तो 22 इंटू 17 कितना होगा 14, 154 और 22 4 7 374, 432, और बाकी लोगों का वेट है 374, तो जो स्टूडेंट जो लीव किया उसका वेट कितना होगा 432 माइनस 374, तो 12 4 8 आना चाहिए, यानी कि 58 kg। सिंपल, ठीक है। तो एवरेज में हमने ना तो डेविएशन लगाया ना एलिगेशन लगाया, सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स, बस इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। रीजनिंग के मुझे भी अच्छे क्वेश्चन नहीं आए थे, तो मैं क्या ही बताऊंगा, ठीक है। मैथ्स में अच्छे क्वेश्चन सिर्फ यही थे, बाकी कोई अच्छा क्वेश्चन था नहीं, ठीक। एक और था नंबर सिस्टम वाला, वो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड था, वो आपको पता ही होगा, वो तो काफी लोगों को रटा हुआ ही है, ठीक है, इसको क्या ही बताना पड़ा। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर। ओके, आई एम गिविंग लेक्चर बट इट्स बाय बाय गाइस, टेक केयर।